आज मैं आप सभी को तीन ईर्ष्यालु बहनों की कहानी सुना रहा हूँ। तो पुराने जमाने में फारस में खुसरो शाह नामी शहजादा था। वह रातों को अक्सर भेष बदलकर सिर्फ एक सेवक को अपने साथ रखकर नगर की सैर किया करता था और संसार की विचित्र बातें देखकर अपना ज्ञान बढ़ाया करता था। जब वह अपने वृद्ध पिता की मृत्यु होने पर वह राजगद्दी का मालिक हुआ तो उसने अपना नाम के खुसरो रखा, किंतु उसने भेष बदलकर नगर का घूमना तब भी जारी रखा। हाँ, उसके साथ सेवक के बजाय मंत्री होता था। एक दिन इसी तरह नगर भ्रमण करते हुए वह एक गली में जा पड़ा। वहां एक मकान के अंदर से स्त्रियों की कुछ ऐसी बातचीत सुनाई दी कि वह कान लगाकर उस दरवाजे पर खड़ा हो गया। दरवाजे की दरारों से झांक कर देखा तो उसमें एक दलान में तीन युवतियां बात कर रही थी। वह तीनों बहनें थी। बड़ी बहन ने कहा, मुझे अच्छी रोटियां खाने का शौक है, अगर मेरा विवाह शाही नानबाई से हो तो मजा आ जाए। नानबाई खाने वाले बनाने वाले को कहते हैं। मंजली बहन बोली, मैं तो तरह तरह के खानों की शौकीन हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरा विवाह बादशाह के बावर्ची के साथ हो। छोटी बहन चुप रही। इनकी बातों से उनकी बहनों ने बहुत पूछा तो उसने कहा, मेरा काम नौकर चाकरों से नहीं चलेगा, मैं तो स्वयं बादशाह से शादी करना चाहूंगी। इतना ही नहीं, मैं चाहती हूँ कि बादशाह से मेरे एक बेटा पैदा हो जिसके एक ओर के बाल सोने के और दूसरे ओर के चांदी के हो। वह बालक जब रोए तो उसकी आंखों से आंसुओं की जगह मोती गिरे, और जब वह हंसे तो उसके होठों में कलियां खिली हुई मालूम हो। उसकी बड़ी बहन यह सुनकर हंसने लगी और बोली कि तू हमेशा पागलों के जैसी बातें करती है। बादशाह को इस वार्तालाप से बड़ा कौतूहल हुआ। उसने मंत्री को आज्ञा दी कि इस घर को अच्छी तरह से पहचान कर रखो और कल सुबह इन तीनों बहनों को मेरे सामने हाजिर करो। मंत्री ने दूसरे दिन उसकी आज्ञा का पालन किया और तीनों बहनों को बादशाह के समक्ष लाकर पेश कर दिया। बादशाह ने देखा कि छोटी बहन अपनी अन्य बहनों से कहीं अधिक सुंदर है और निगाहों में बुद्धिमान भी लगी। बादशाह उसे देखकर मुग्ध हो गया। फिर बादशाह ने कहा, तुम लोग कल रात को अपने दालान में बैठी क्या बात कर रही थी? ठीक ठीक बताना जो तुमने कहा था। खबरदार, एक भी शब्द में अंतर नहीं पड़ना चाहिए। याद रखो कि तुम्हारी बातें कल रात को मैंने खुद अपने कानों से सुनी है। गलत बात कहोगी तो मुझे मालूम हो जाएगा। यह सुनकर तीनों बहनें सिर झुकाए बैठी रही। लज्जा और भय के कारण उनकी जबान बंद हो गई। पूछने पर उन्होंने कहा कि हमें कुछ याद ही नहीं, हमने क्या कहा था। बादशाह ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा कि तुम लोग भूल भूली कुछ नहीं हो। निडर होकर बताओ कि कल आपस में क्या बात कर रही थी। तुम कोई बुरी बात नहीं कर रही हो, मैं केवल अपने सामने एक बार फिर तुम्हारी बातें सुनना चाहता हूँ। बादशाह का काम प्रजा की आवश्यकताएं पूरी करना होता है। मैं भी जहां तक हो सकेगा तुम्हारी इच्छाएं पूरी करूंगा। हाँ, यह ख्याल रहे कि तुम लोग वही कहो जो तुम कल रात को कहा था, बयान बदलना नहीं चाहिए। मजबूर होकर तीनों ने एक एक करके बताया कि पिछली रात क्या करे थी। बादशाह सुनकर मुस्कुरा उठा। उसने अपने नानभाई और बावर्ची को बुलाया और नानभाई को बड़ी बहन और बावर्ची को मंजली बहन का हाथ पकड़ा दिया और कहा कि इन लोगों को बढ़िया रोटियां और सालान खिलाते रहना। उसने मंत्री को आदेश दिया कि इसी समय काजी और गवाहों को बुलाकर उसका निकाह पढ़वा दिया जाए। छोटी के लिए कहा कि जैसी इसकी इच्छा होगी उसके साथ विवाह करूंगा। यह विवाह पूरी शान शौकत से होगा, इसी तरह जैसे मैं किसी राजकुमारी से विवाह करता हूँ। मेरी शादी इसी समय तैयारियां शुरू कर दी जाए। यह कहने के बाद वह उठकर दरबार को चला गया। बड़ी और मंझली बहन की शादी उसी दिन क्रमशः नानभाई और बावर्ची के साथ होगी और छोटी का विवाह पूरी धूमधाम से बादशाह के साथ कुछ दिनों बाद हुआ और उसे शाही जनान खाने में पहुंचा दिया गया। दोनों बहनों को छोटी के भाग्य से बड़ी ईर्ष्या हुई। वे सोचती और आपस में कहा करती कि छोटी को तो एक बात मुंह से निकलने पर ही राजपाट मिल गया और हम लोग उसी की तरह नौकरानियां हो गई है। एक दिन बड़ी ने मंजली से कहा, यह छोटी कौन सी हूर की परी है इसे बादशाह ने ब्याह लिया। मुझे तो इस बात से बड़ा बुरा लग रहा है। मंजली बोली, मुझे भी बड़ा बुरा लग रहा है। आखिर बादशाह ने उसे क्या देखा कि उसे मालिका बना दिया। कही हुई बातों का क्या, आदमी हर तरह बातें करता रहता है। मेरी समझ में तो छोटी नहीं बल्कि तुम बादशाह के योग्य थी। बड़ी ने कहा, मुझे भी यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बादशाह की आंखें क्या फूट गई थी जो उसने चुईया को पसंद किया। उससे तो तुम 1000 दर्जे अच्छी थी। फिर दोनों ने सलाह की कि इस तरह कुढ़ने और एक दूसरे को तसल्ली देने से काम नहीं चलेगा। किसी तरह उसे खत्म किया जाए या बादशाह की निगाहों में उसे गिरा दिया जाए, तभी काम बनेगा और तभी अपने मन को शांति मिलेगी। फिर भी उनकी समझ में ना आता कि उससे क्या उपाय किया जा सके जिसे उससे रास्ते से हटाया जाए।
यद्यपि वह ठीक बात थी कि जब वे दोनों छोटी बहन से मिलने जाती तो उसकी हैसियत का ख्याल न करती, बल्कि बहनों की तरह अपनेपन से बात किया करती थी। फिर भी उनकी हैसियत उनसे नीची ही थी। सभी लोग जानते थे कि वे दोनों नौकरियों की स्त्रियां हैं, जबकि छोटी बहन रानी है। बादशाह भी अपने सेवकों की पत्नियों को क्यों खातिर में लाता। कुछ महीनों बाद रानी को गर्भ हुआ, जो सबसे छोटी रानी थी उसको। यह सुन के बादशाह को बड़ी खुशी हुई। वह उन दोनों ने अब उन दोनों ने अपनी छोटी बहन से कहा, हमें इस बात से इतनी प्रसन्नता है कि बयान नहीं कर सकते। जो दूसरी बड़ी बहन थी उन्होंने, हम दोनों की इच्छा है कि तुम्हारी प्रसूति और उनके 40 दिन बाद तक तुम्हारी देखभाल पूरी तरह से हम करें। मलिका ने कहा, इससे अच्छा क्या हो सकता है, तुम दोनों मेरी माँ-जई बहनें हो, तुमसे बढ़कर कौन देखभाल करेगा। तुम अपने पतियों के द्वारा यह आदेश बादशाह के सामने रखो, आशा है कि वे स्वीकार कर लेंगे। उन्होंने अपने अपने पतियों के द्वारा बादशाह से यह आवेदन किया तो उन्होंने कहा कि मलिका से पूछ के ही अनुमति दूंगा। उसने अपनी पत्नी से ये पूछा तो वह खुशी खुशी तैयार हो गई, क्योंकि उसने तो पहले से अपनी बहनों से बात कर रखी थी। बादशाह ने कहा, मेरी समझ से भी यह ठीक ही होगा। वे कुछ भी हो, है तो तुम्हारी बहनें ही, गैर आदमियों से तो अधिक अच्छी तरह तुम्हारी देखभाल करेगी। इस बातचीत के बाद बादशाह ने दोनों बहनों को प्रसूति के समय मलिका की देखभाल करने की अनुमति दे दी और दोनों महल के अंदर रहने लगी। अब उन्होंने अपनी दुष्टता को कार्यान्वित करने का अवसर मिल गया। जब मलिका की प्रसूति का समय आया तो उन्होंने समस्त दासियों को वहां से हटा दिया और मलिका ने एक अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसने उन दोनों की दाह को बढ़ी। उन्होंने चुपचाप उस बच्चे को महल से बाहर छुपाया और एक मरा हुआ पिल्ला लाकर रानी के पास रख दिया। बच्चे को उन्होंने एक कंबल में लपेटकर एक पिटारी में रखा और उसे नहर में बहा दिया और महल में आकर दासियों को दिखाया कि मलिका ने एक मरा पिल्ला जन्मा है। सब लोगों को इस पर बड़ा आश्चर्य हुआ, किंतु बादशाह को जब यह मालूम हुआ तो उनको क्रोध आया और क्रोध से बुरा हाल हो गया। वह कहने लगे, ऐसा मरा पिल्ला जन्मने वाली रानी का मैं क्या करूंगा, मैं उसे मरवा दूंगा। सहयोग से मंत्री भी वहां मौजूद था। उसने समझा बुझाकर बादशाह का क्रोध शांत किया। जिस नहर से ईर्ष्यालु बहनों ने बच्चे वाली टोकरी बहाई थी, वही शाही बागों के अंदर से जाती थी। वो नहर सारे शाही बागों के व्यवस्थापक यानी बागों के दरोगा का स्थान उसी नहर के किनारे पर था। उसने नहर में टोकरी बहते देखी तो एक माली से कहकर उसे निकलवाया, क्योंकि नहर में इधर उधर की चीजें नहीं आनी चाहिए थी। देखा तो उसमें एक अत्यंत सुंदर बालक था। दरोगा को देखकर आश्चर्य हुआ कि टोकरी में रखा बच्चा नहर में कैसे गया, लेकिन उसने अधिक सोच विचार नहीं किया। वह निपुत्र था, उसके पुत्र नहीं था। बच्चे को उठाकर वह अपनी पत्नी के पास ले गया और कहा कि भगवान ने यह बच्चा हमें दिया है। उसकी पत्नी भी बड़ी प्रसन्न हुई और बच्चे का पुत्रवत लालन पालन करने लगी, अपने बच्चे की तरह। दूसरे वर्ष मलिका को फिर एक पुत्र पैदा हुआ। इस बार भी उनकी बहनों ने वैसी दुष्टता की, बच्चे को बाहर जाकर नहर में बहा दिया और मलिका के नीचे एक मरा हुआ बिल्ली का बच्चा लाकर रख दिया। महल में फिर मातम छा गया और बादशाह का क्रोध फिर आसमान छूने लगा और उसने मलिका का वध करने की बात कही। इस बार भी दयालु मंत्री ने समझा बुझा के उसे मलिका को मारने से रोका। मलिका पहले से ही अपमान की स्थिति में रहने लगी। इधर जिस टोकरी में बच्चा रखा हुआ था वह फिर बागों के दरोगा के हाथ लगी। वह उस बच्चे को पहले की भांति पालने लगा। कुछ दिनों बाद मलिका को फिर गर्भ हुआ। बादशाह को आशा थी कि इस बार संतान ठीक ठाक होगी, लेकिन दोनों दुष्ट बहनें अब भी वहां मौजूद थी और उनके मुंह खून लग चुका था। इस बार मलिका को बेटी पैदा हुई। मलिका की बहनों ने उसे भी नहर में बहा दिया और इस टोकरी को भी बागों के दरोगा ने निकाल लिया और ईश्वरीय देन समझकर उसका पालन पोषण करने लगा। उधर दुष्ट बहनों ने मशहूर किया कि मलिका ने छछूंदर जन्मा है। इस बार बादशाह अपना क्रोध बिल्कुल भी संभाल नहीं पाया। उसने कहा कि ऐसा जीव जंतु पैदा करने वाली रानी से बदनामी ही होगी, इसे जरूर मरवा देना होगा। दयालु मंत्री ने उनके पैरों में गिरकर कहा, पृथ्वी पालक, आप कुछ नया न्याय अन्याय का विचार करें। इससे रानी का क्या अपराध है? आपकी बदनामी वाली बात तो ठीक है, तो इसके लिए क्या करें? मलिका के पास जाना छोड़ दें? बादशाह ने कहा, तुम इतना कहते हो तो उसे जान से नहीं मारूंगा, लेकिन मैं उसे सजा जरूर दूंगा और सजा ही ऐसी दूंगा जो मृत्युदंड से भी बढ़कर हो, और इस सजा के बारे में मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। यह कहकर उसने शाही इमारतों के निर्माता को बुलाकर कहा, जामा मस्जिद के ठीक सामने एक कैद खाना बनाओ और उसका द्वार खुला रहे और मालिक को एक लकड़ी के पिंजरे, जो मेरी पत्नी है उसको एक लकड़ी के पिंजरे में वहां बंद कर दिया जाए। वहां एक शाही फरमान लगा दिया जाए कि जो नमाज पढ़ने आए मस्जिद में जाने से पहले मलिका के मुंह पर थूक के जाए।
जो आदमी ऐसा नहीं करे उसे वही सजा दी जाए जो मल्लिका को दी जा रही है। मंत्री यह सुनकर चुप रहा, लेकिन सोचने लगा कि मल्लिका को तो जो सजा दी जा रही है उसके योग्य उसकी बहनें हैं। खैर, बादशाह ने जिस तरह कहा था उसी तरह का कैद खाना और पिंजरा तैयार किया गया और मल्लिका को उसमें रखा गया। दिन भर सैकड़ों नगर निवासी मस्जिद में नमाज के लिए जाते और नमाज से पहले मल्लिका के मुंह पर थूका करते। इस बात का बड़ा उन्हें दुख भी होता कि वे निर्दोष मल्लिका को दंडित करें, लेकिन क्या करते, बादशाह का आदेश था और दंड का भय था। बेचारी मल्लिका भी ईश्वरीय इच्छा समझ के सब कुछ सह लेती। उनके पुत्रों और पुत्री को उनके जन्म से भी वह अनभिज्ञ थी। बागों के दरोगा और उनकी पत्नी बड़े प्यार और सावधानी से उसे पाल पोस रहे थे। तीनों बच्चों को खेलता देखकर उन दोनों को अपार हर्ष होता। वे कुछ बड़े हुए तो दरोगा ने बड़े लड़के का नाम बहमन और छोटे लड़के का नाम परवेज और लड़की का नाम परिजाद रखा। जब वे लोग कुछ और बड़े हुए तो बागों को दरोगा ने उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए विद्वानों और विभिन्न कलाओं के विशेषज्ञों को नियुक्त किया। तीनों की शिक्षाएं एक साथ होती और परिजात भी, जो बुद्धि में अपने भाइयों से कम नहीं थी, विभिन्न विषयों में उन्हीं की भांति पारंगत हो गई। तीनों ने काव्य, इतिहास, गणित आदि सभी प्रचलित विद्याएं सीखी। तीनों की बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी कि उनके अध्यापक कहने लगे कि ये लोग तो कुछ भी दिनों में हमसे भी बढ़कर विद्वान हो जाएंगे। इन्हें तो कोई बात सीखने में देरी नहीं लगती। पढ़ने लिखने के अलावा तीनों ने घुड़सवारी, धनुर्विद्या, शस्त्र चलाना आदि की शिक्षाएं भी ली और जल्द ही उनमें भी प्रवीण हो गए। उनके अलावा परिजात ने गाना और वाद वादन भी सीखा। दरोगा को ख्याल तो पहले से भी था कि यह लोग शाही महल में जन्मे होंगे। अब उन्हें विश्वास हो गया। उसने अपना छोटा सा घर उनके निवास के उपयुक्त न लगा। उसने शहर के बाहर जंगल के समीप उनके लिए विशाल भवन बनवाना शुरू किया। दरोगा ने अपनी देख रेख में वह भव्य भवन बनाया। वह तैयार हो गया तो उसकी दीवारों पर प्रत्यक्ष कलाकारों द्वारा बड़े सुचित्र चित्र बनाए और महल को इस प्रकार सुंदर और मूल्यवान सामग्री से सजाया। उसके पास उससे बड़ी मनोरम पुष्प वाटिका भी बनवाई जहां वे लोग मन बहलाया करते। इसके अतिरिक्त एक बड़ा भूमि क्षेत्र गिरवाकर उसमें बहुत से जंगली जानवर रखवाए ताकि वे लोग घर के समीप ही शिकार खेल सकें, क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए शिकार अच्छी कसरत थी उस समय। महल के बन जाने पर दरोगा ने बादशाह से निवेदन किया कि मैंने जंगल के पास एक नया मकान बनवाया, आपकी अनुमति हो तो मैं बाग के छोटे मकान को छोड़कर नए मकान में रहूं। बादशाह उससे खुश था, इसलिए उसने तुरंत अनुमति दे दी। इससे कुछ वर्ष पूर्व दरोगा की पत्नी का देहांत हो गया था। महल बनवाने से उसका कुछ उद्देश्य पत्नी की मृत्यु का दुख भुलाना भी था, किंतु महल बनने से ही कुछ महीनों के बाद ही उसके अचानक बीमार होकर उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई और बाद में उसके जो माली था उसकी भी मृत्यु हो गई। उसने काफी धन संपत्ति छोड़ी थी और तीनों की जीविका की कोई चिंता न थी, किंतु उसकी अचानक मौत से उन्हें बड़ा दुख हुआ। अंत समय में वह इन तीनों से उनके अधिक कुछ न कह सका कि आपस में मिलकर रहना। उसके मरने पर उसका विविध पूर्ण अंतिम संस्कार करके तीनों